नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की वार्ता हुई है आज मऊरानीपुर विधानसभा से बसपा के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं रोहित रतन, उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर कीर्ति रोहित रतन से जाने कैसे क्षेत्र में गांव-गांव जा रही हैं, लगातार भ्रमण कर रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, जन आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। तो उनसे बात कर वो भी ज़रूरी है, कैसे महिलाओं को भी बराबरी से बात होनी चाहिए, उन्हें भी उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे चुनाव है, का मुद्दे हैं होते कि उनके समझ में क्या आ रही है, कैसे आधी आबादी महिलाओं को मानी जात। हमारे संग हैं डॉक्टर कीर्ति रोहित रतन जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम बुंदेली वार्ता में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नायक जी। सबसे पहले मैं बुंदेली वार्ता का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो यहाँ तक आए और हमारी बात जो है लोगों तक पहुँचाने का वो काम करेंगे, क्योंकि मऊरानीपुर विधानसभा में कई गांव हैं, 264 के आसपास गांव हैं और सभी जगह जाना मेरे लिए अभी बहुत ही मुश्किल होगा। हालांकि मैं जाना सभी जगह 10-10 बार चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे इतना प्रेम, इतना स्नेह मिल रहा है। मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि हम मऊरानीपुर पहली बार आए हैं। लग रहा है पूरा एक ये परिवार था और यहाँ पर जो है कब के बिछड़े आज मिले हैं। हाँ। आप कह रही हैं कब के बिछड़े आज मिले हैं। कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि बाहरी प्रत्याशी हैं। बाहरी प्रत्याशी कुछ नहीं होता है। बाहरी प्रत्याशी का मतलब क्या होता है कि आप इस घर में पैदा ना हुए हो, इस भूमि पे पैदा ना हुए हो। नायक जी, आपकी शादी हो गई? नहीं हुई है। आपकी शादी हो गई ना। ठीक है, आपकी माता जी की तो हो गई ना। हाँ हाँ। तो वो क्या अपनी ससुराल की पैदाइश है या अपने मायके की? मायके। तो फिर तो वो अपने ससुराल की बाहरी प्रत्याशी हुई। कहने का अर्थ ये है कि इतना जो है आपकी बहन, आपकी जो बुआ जी हैं वो उसी घर की प्रत्याशी हैं। तो ये सवाल जो है सिर्फ मेरे पति का नहीं है, ये घर की हर बहू का सवाल है। उनके ऊपर उंगली उठाना है कि वो उसी घर की पैदाइश नहीं है। क्या वो अपने सास ससुर की सेवा करेंगी? हर बहू अपने सास ससुर की सेवा अपने पति और अपनी ननद से ज़्यादा करती है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्याशी घर का हो या बाहर का हो, फ़र्क उससे नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आपकी नीयत से। यदि आपकी नीयत अच्छी होगी तो आप सेवा करेंगे, यदि आपकी नीयत ख़राब होगी तो सिर्फ अपनी जेबें भरेंगे। एक और चीज़ है, एक विधायक तो घरेलू ही थे। हाँ जी। लेकिन वो नहीं पहुँचे फिर कहीं 5 साल। जी जी जी। जब हम कई जगह क्षेत्र में गए, सभी जगह पूछा हमने कि वर्तमान सरकार में जो विधायक जी हैं कितनी बार मिलने आए आपसे जीतने के बाद, क्या रहा उनका। तो सभी लोग ये कहने लगे कि वो क्या मिलने आएंगे, हम उनसे मिलने जाते थे तो 3-3 घंटे बैठे रहते थे। हाँ हाँ। और बैठने आप के तक बाद भी पहुंच गई ये बात। हाँ जी हाँ जी, क्यों नहीं, सभी के पास ये रिपोर्ट है कि वो हम पैर छूने तैयार हैं, पैर पकड़ने तैयार हैं, लेकिन बंदा बाहर तो आए। घर में जाने के बाद भी यदि व्यक्ति नहीं मिलता है तो क्या आप ऐसे समाज सेवक को दोबारा चुनना चाहेंगे? मेरा भी ये जनता से सवाल है जी। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि ऐसे व्यक्ति को आपको चुनना चाहिए जिनको आपने विधायक बना के राजा बना दिया। विधायक कोई राजा नहीं होता है, वो जनसेवक ही होता है। यदि आपने उनको चुनकर विधायक बनाया है और वो उसके बाद आपका काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोई एहसान नहीं थोप रहे हैं। आपको किसी के सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरा आम जनता से अनुरोध है, ये विधायक की ड्यूटी के अंतर्गत आता है कि वो उनकी सेवा करें, उनकी समस्याएं सुने, समस्याएं सुनने के बाद उनका पूरा निदान करें। ये जिम्मेदारी है जनप्रतिनिधि। जी हाँ। एक चीज़ और है, आप जब गांव-गांव जा रही हैं, पिछले 10 दिन से हम लोग देख रहे हैं, जैसे ही आप चुनावी मैदान में आईं, स्थिति बदल सी गई है एकदम। पहले कुछ और हवा थी, अब कुछ और हवा है। कहीं ना कहीं मऊरानीपुर का चुनाव जो लोग कह रहे हैं, हम लोग मिल रहे हैं, त्रिकोणीय सा हो गया है। किसी को कम या ज़्यादा कहने की स्थिति नहीं है, चूँकि चुनाव के 4 दिन बचे हैं। अब लोग कहने लगे हैं कि चुनाव त्रिकोणीय हो गया, कोई भी बाजी मार सकता है। आप कितनी बाजी मार सकती हैं, क्या लग रहा है आपको? हम ये चुनाव बाजी मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं लड़ रहे हैं जी। ना ही हमने किसी से ये कहा है कि हम ही को चुनिए। हमने सभी से ये कहा है सही प्रत्याशी को चुनिए। आपका डेवलपमेंट, आपका विकास सिर्फ आपके यहाँ रंग लगने से ही हो जाएगा, सिर्फ आपका वोट देने से ही आपका विकास हो जाएगा। कम से कम सही प्रत्याशी तो चुनिए। आप ऐसे प्रत्याशियों को बार बार चुन लेते हैं जो गाय की खाल में भेड़िए होते हैं, जो आप ही को नोच खाते हैं। 5-5 साल पूरे विधायक रहते हैं, आपके क्षेत्र में झांकने नहीं आते हैं। आप उनसे मिल नहीं सकते हैं, उनके साथ खड़े होकर फ़ोटो नहीं खिंचा सकते हैं। जब वो बन जाते हैं तो आपसे वो स्वयं घिन करने लगते हैं। क्या ऐसे प्रत्याशी की आप अपेक्षा रखते हैं?
मेरे ससुर जी 5-5 बार एक ही क्षेत्र से विधायक रहे हैं। जी, आप बद्रीनाथ जानते हैं, विधानसभा से। जी, जी। आप जानते हैं सबसे उस समय बहुत कठिन था चुनाव जीतना उनके लिए, सबसे पहला जो चुनाव था। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि एक ग्राम में यदि कोई प्रधान बन जाता है दोबारा प्रधान नहीं बन पाता है। सही एक बात है। पूरी विधानसभा में वो एक बार विधायक बने भाजपा से, दोबारा बने, तिबारा बने, चौथी बार बने और 5वीं बार बने, कुछ तो काम किया होगा। सही बात है। उनको पार्टी विशेष का वोट की कोई चिंता नहीं थी, उन्हें वोट की कभी चिंता ही नहीं रही, उन्हें तो जनता के प्यार की अपेक्षा रही शुरू से। आज भी यदि 5 साल की छोटी सी बच्ची आके कहती है दादू एक फ़ोटो, दादू तुरंत गले लगा के कहते हैं आ जाओ बिटिया। आप गांव-गांव जा रही हैं, बहुत हाँ सारे जी। गांव कर चुकी हैं। जी, जी। मैंने भी देखा है आपका जनसंपर्क। जी जी, हालांकि कवरेज नहीं दे पाए व्यस्तता के कारण। कोई बात नहीं, हम लेकिन- पब्लिसिटी स्टंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। लेकिन- हमारा लेकिन आप क्या वहाँ की समस्याएं देख रही हैं? गांव-गांव जा रहे लोग बताते होंगे क्या समस्याएं हैं, क्या लग रहा है मऊरानीपुर में? क्या-क्या समस्याएं मऊरानीपुर देखने को जो मिली? है इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना बड़ा क्षेत्र है, और वहाँ जाने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे हम बिल्कुल ही पिछड़े एरिया में आ गए हैं। जी। कोई विकास नाम की चीज़ ही नहीं है वहाँ। हम्म, पानी से पतला कुछ नहीं होता है भैया, पीने के लिए लोगों के पास पानी नहीं है। यहाँ पर रोज़ आश्वासन दिया जा रहा है स्वच्छ भारत अभियान चलाइए, आप लैट्रिन बनाने के लिए पैसा ले जाइए, शौचालय बनवाइए, हम आपको पैसा दे रहे हैं, सरकार पैसा दे रही है, आधे पैसे तो दलाल ही खा जाते हैं। जी। आम जनता तक जो पैसे मिल पाते हैं उसमें अकेला वो गड्ढा ही खोद पाते हैं। जैसे तैसे अपनी जमा पूंजी खर्च करके वो शौचालय बनवा भी लेते हैं, मान लीजिए, पानी कहाँ से लाएंगे? यहाँ भैया पीने को पानी नहीं है, आप शौचालय की बात कर रहे हैं। मैं सकरार गई थी, महिलाएं हाथ जोड़कर रोने लगी, बिलखने लगी, गले से लग गई हमारे, और कहा दीदी अगर आपके भैया बन गए, हम लोगों की तरफ से तो बने बनाए हैं, हमारी पानी की समस्या सुलझाइए। और हमने वहाँ जाकर स्वयं ये कहा कि अगर आपके आशीर्वाद से भैया बन गए, भैया स्वयं खड़े होके यहाँ ट्यूबवेल की व्यवस्था करवाएंगे, और नहीं होगा तो आपकी उचित व्यवस्था पानी की जाएगी ताकि आपके घर घर पानी पहुँचे, बच्चों को कम से कम स्वच्छ पानी तो मिले पीने के लिए। सही बात है, बुनियादी मुद्दे ये हैं, तो बुनियादी बेसिक समस्याएं। नीड होती है एक इंसान की। बिल्कुल। और कुछ समस्याएं देख रही हैं इसके वहाँ? अलावा हम क्या? टोडी फतेहपुर गए थे। 17-18 हज़ार लोगों की वोटिंग है वहाँ पे। 17-18 हज़ार तो वो लोग हुए जो 18 साल से ऊपर के हैं, जी। ठीक है। उसके 3 गुना घर में और लोग होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं और भी होते हैं, तो लगभग मेरे हिसाब से 60-70 हज़ार तो लोग होंगे वहाँ आराम से। 50 तो हज़ार के आपको नहीं आसपास लगता है बिल्कुल कि ऐसे क्षेत्र में एक अच्छा सा स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए? वहाँ स्वास्थ्य केंद्र नाम की चीज़ नहीं है। पूरे विश्व की सबसे बड़ी महामारी इस समय फैली, हाँ। कोरोना, ठीक है, सबको मालूम है। जी जी। उस सिचुएशन में टोडी फतेहपुर का ये हाल है कि स्वास्थ्य केंद्र ये अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं। हम एक गांव में और गए थे, पिपरा नाम था उसका, और उसके बगल में था बगेरा, जी। ठीक है। बगेरा से जो कनेक्टिंग रोड है वहाँ पे इतने गड्ढे हैं कि यदि किसी बीमार आदमी को एम्बुलेंस में या गाड़ी में रख के ले भी जाए तो वो अपने स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से मरे या ना मरे, गड्ढों से ज़रूर मर जाएगा। एक गांव में और हम गए थे, नाम नहीं लेना चाहूँगी मैं क्योंकि ये एक प्राइवेट चीज़ होती है। जी जी। एक महिला का छोटा सा बच्चा था, उसने हमारी गोदी में रख दिया कि दीदी इसके साथ फ़ोटो करा लीजिए। जी। हमने पूछा भाई कैसे हुई डिलीवरी, कहाँ हुई? तो बच्ची ने बड़ा शर्मनाक हादसा बताया हमको, कहा कि हम एम्बुलेंस में जा रहे थे दीदी, गड्ढे इतने थे और स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने का समय नहीं था, एम्बुलेंस में ही डिलीवरी हो गई। ये व्यवस्था कर रखी है आपने महिलाओं के लिए। जगह जगह मैं देख रही हूँ स्कूल नहीं है, कहीं 5वीं तक स्कूल है, कहीं 8वीं तक स्कूल है, कहीं हाई स्कूल है, इंटर कॉलेज नहीं है बच्चों के पास। जहाँ इंटर कॉलेज है वहाँ अकेला आर्ट साइड चल रहा है। ये आपको नहीं लगता कि बच्चों के ऊपर एकदम से थोपने वाली बात हो गई? आपको नहीं लगता कि गांव के बच्चे इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं, अकाउंटेंसी पढ़ सकते हैं? बाद भी आज गांव के लोग अपनी बुनियादी समस्याओं, बुनियादी चीज़ों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जी हाँ, मैंने बच्चियों से वहाँ पूछा, लड़कियों से, अब कैसे पढ़ोगी आगे? उन्होंने साफ मना कर दिया, मम्मी पापा भेजेंगे नहीं दीदी, क्योंकि जो इंटर कॉलेज है वो काफ़ी दूर है और हाई स्कूल के बाद पढ़ाई बंद करा दी जाएगी। इससे बुरी और क्या कंडीशन होगी मुझे बताइए। वर्तमान सरकार के पास किस चीज़ की कमी थी? इनकी राज्य में भी सरकार है, इनकी केंद्र में भी सरकार है, और धन की इनको क्या कमी होगी? धन तो इनने खुद ही छाप लिया। जब इनके पास इतना धन था तो इनको नहीं लगता कि ये एक बेसिक शिक्षा जो उनका अधिकार है उनको मिलना चाहिए था? उनका एजेंडा ही यही है
कि गरीब लोग, गांव के लोग पढ़ ना पाएँ। अगर वो पढ़ जाएंगे, इन अधिकारियों को, इन उद्योगपतियों को नौकर कहाँ से मिलेंगे? सही बात है। उनका दमन, उनका शोषण, यही इनका मेन मुद्दा है, क्योंकि ये उद्योगपतियों की सरकार है, गरीबों की, दबे हुओं की, दलितों की सरकार ये नहीं है। दूसरा मैं बताना चाहूँगी आपको, बीएसपी को, बहुजन समाज पार्टी को, इन लोगों ने बदनाम करने का हर सू प्रयास कर लिया कि दलितों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, अहिरवारों की पार्टी है, इनकी पार्टी है, उनकी पार्टी है। मैं आपको बता दूं, बसपा अकेली एक ऐसी पार्टी है जिनका पार्टी सुप्रीमो का राइट हैंड मिश्रा जी हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड उन्होंने स्वयं बनाए थे अपने, जो कि मोहम्मदन समाज से थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, ठीक है ना। हालांकि ये बात अलग है कि वो फिर यहाँ वहाँ हो गए, लेकिन बहन जी ने हर कास्ट के लिए काम किया है। इसीलिए जो है उनका मेन मोटिव ये रहता है कि हम दबे कुचले और कमज़ोरों के लिए काम करेंगे, उद्योगपतियों के लिए नहीं करेंगे। जिनके पेट पहले से भरे हैं वो गरीबों के बारे में क्या सोचेंगे? इसीलिए इसका नाम जो है बहुजन समाज पार्टी है, नहीं तो दलित पार्टी नहीं होता। मैम एक चीज़ उनका नारा ही है, बहुजन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। मैम आप गांव-गांव जा रही हैं तो ना सिर्फ जनसंपर्क करने के लिए जा रही हैं, लेकिन जो बातें आपने बताई तो कहीं ना कहीं ये है कि आप समस्याएं भी नोट डाउन कर रही हैं। डेफिनेटली हम हर जगह की, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि 264 गांव घूमना और सारी समस्याएं याद रखना किसी के बस का नहीं होता है, क्योंकि एक गांव में एक समस्या नहीं है, 70 समस्याएं हैं। आपको गांव की समस्याएं अभी भी याद हैं। लोग जनसंपर्क कर आते हैं, लौट के आते हैं, भूल जाते हैं, दूसरे दिन की फिर लिस्ट बनती है किन किन गाँव में जाना है, फिर जनसंपर्क हुआ वहाँ के लोगों से, वहाँ की समस्याओं से। मुझे नहीं लगता किसी को वास्ता है, अधिकतर नेताओं के यही हाल होते हैं। समस्याएं यदि आप विधानसभा पहुंचती हैं, मऊरानीपुर की जनता जो है आप पे भरोसा करती है, रोहित भैया पे भरोसा करती है, आप विधानसभा पहुंच गई, सबसे पहले मऊरानीपुर विधानसभा में क्या काम होने चाहिए आपके हिसाब से? क्या क्या होगा, क्या क्या आप करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले तो देखिए, मैं वहाँ जाती हूँ, मैं अपने स्टारडम के लिए नहीं जाती हूँ जी, मैं जाती हूँ लोगों की समस्याएं ही सुनने जी, ताकि यदि उनके आशीर्वाद से भैया बने तो हम क्षेत्र में काम तो करें जी, लोगों को सेटिस्फाई तो करें जी। हमें कोई शौक नहीं है कि हम वहाँ जाकर शोरगुल करें, डीजे लेके पहुँचें, ठीक है, 70 लोगों से अपनी ही मालाएं लेके डलवाएं, ठीक है। जब हम वहाँ जाते हैं, गांव के लोगों का इतना स्नेह हमको मिला, इतना स्नेह हमको मिला। लोग तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं बाबूजी, मैं एक दिन में 5-5 हज़ार रुपये अपनी जेब में लेके गरीबों के आती हूँ। वो लोग मुझे हर जगह तिलक लगाते हैं, कोई 20 रुपये, कोई 50 रुपये, दीदी हमारा आशीर्वाद 100 रुपये जी जी। उन लोगों का इतना सुंदर आशीर्वाद हमको रोज़ मिल रहा है। उनका जो 20 का नोट है ना, वो आज की डेट में मेरे लिए 20 करोड़ के बराबर है। मैं उनकी ज़िंदगी भर के लिए ऋणी हो गई हूँ, और यदि भैया उनके जीवन भर भी सेवा करेंगे तो वो उनके 20 का नोट तब भी उनका हमारे ऊपर भारी रहेगा। हमारा एजेंडा यही है। रही बात, आपने समस्याओं की बात की कि आप वहाँ पर, जी हाँ, विधानसभा यदि भैया पहुँच जाते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं, मऊरानीपुर का जो नाम है वो रानीपुर टेरिकॉट के लिए फेमस रहा करता था, अब भी है, लेकिन वहाँ का जो मेन प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि लोगों की सेल कम है या प्रोडक्शन कम है, वो उनका मेन बिजनेस हुआ करता था, ठीक है। रानीकोट काफ़ी मशहूर रहा, रानीकोट काफ़ी मशहूर रहा, लेकिन और वही उनकी रोजी रोटी थी, वही उनका रक्षक था, बिल्कुल। अब उनका इतना बिजली का बिल आने लगा क्योंकि उनका बिजली का फिक्सेशन ख़त्म कर दिया गया। उनकी स्वयं की नेता जो थी वो बुनकर थी, उन्होंने उनके लिए क्या किया? कुछ नहीं। विधायक जी भी, जी हाँ, अभी जो सिटिंग विधायक रहे हैं, जी जी जी, वो भी सभी लोग बुनकर रहे हैं। उन्होंने बुनकरों के लिए कभी ये नहीं सोचा कि उनके जो रक्षक था, जो उनकी रोजी रोटी थी, वही उनकी भक्षक बन गई। इतनी तो उनकी प्रोडक्शन नहीं, इतनी उनकी सेल नहीं है जिसके अपेक्षा में उतना उनका बिजली का बिल आ रहा है। आप ही मुझे बताइए, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट जो है मार्केट प्राइस से ज़्यादा होगी तो क्या आदमी वो बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा। वो तो कर्ज के बोझ के तले दब दब के मर जाएगा। जिस दिन आपकी रोजी रोटी छिन जाइएगा उस दिन मुझे बताइएगा आपको कैसा लगता है। सावन के अंदर देखो ना, हर टाइम यही लगता है कि सब जगह हरा हरा है, क्योंकि उसने सावन ही सावन देखा है, उसने हरा हरा ही देखा है, उसने ये देखा ही नहीं गरीब क्या होती है, भुखमरी क्या होती है। दूसरा हमारा जो मेन मोटिव है वो है सुखनई नदी का। सुखनई नदी के लिए हमारा पहले से ये एजेंडा था कि हम एक तीर से दो शिकार करेंगे जी।
मऊरानीपुर में इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी फैली हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट फैली हुई है, अंडर डेवलप्ड वो है, तो हमने सोचा था सुखनई नदी को हम सबसे पहले साफ़ कराएंगे जी और दूसरा उसको बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल बनाएंगे जी। वहाँ, क्योंकि बहुत सुंदर पानी है, बहुत सुंदर पहाड़ हैं और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं इस एरिया को है मिनी अयोध्या कहा जाता है, मऊरानीपुर को। हाँ जी, मऊरानीपुर को जो है मिनी अयोध्या कहा जाता है। जी, जी। तो उसको उस स्तर का बनाने का काम करेंगे ताकि वहाँ पे टूरिज़्म इतना डेवलप हो जाए, पर्यटन जो है इतना डेवलप हो जाए कि वहाँ के हर छोटे बच्चे को और बड़े बुजुर्ग को, महिलाओं को, जवान नौजवानों को, सबको रोज़गार मिले। जी। तीसरा, हम जगह जगह पानी पहुँचाने का काम करेंगे, लोगों के पीने के लिए, नहाने धोने के लिए पानी रहे, उनकी बेसिक जो नीड्स है, ज़रूरतें हैं, उनके लिए उनके पास पानी रहे। जी, जी। चौथा, जो बालिकाओं की, लड़कियों की, बच्चियों की सुरक्षा की बात है कि उनको एक गांव से दूसरे गांव नहीं भेजा जा सकता है, तो सुरक्षा के ऊपर हम ये काम करना चाहेंगे कि मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, जितने लोग हमारे साथ लगे हैं और जितने मऊरानीपुर के हैं, कि यदि आपने गुंडागर्दी की, बदतमीज़ी की, हमारा नाम बदनाम किया, अपना खुद का, अपने स्वयं के माँ बाप का नाम बदनाम किया, हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है दुरुस्त रखने का सिर्फ एक ही सरकार है, वो बहन कुमारी मायावती जी की है। वो किसी गुंडे बदमाश की मदद नहीं करती हैं। ठीक उसी तरह मेरा भी सबसे अनुरोध है कि यदि भैया विधायक बन गए, गुंडा और बदमाशी 100% बंद करनी ही होगी सभी को। इसके अलावा हमारा मेन मुद्दा है स्वास्थ्य केंद्र का, तो जगह जगह हम स्वास्थ्य केंद्र बनाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। टोडी फतेहपुर में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। इसके अलावा और भी बहुत जगह हैं जहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। इसके अलावा बहुत अंदर की तरफ छोटे छोटे गांव हैं, उन पर तो कभी कोई गया ही नहीं है। कहते हैं उनको गांव के लोग खिरक नाम से कहते हैं। खिरक मतलब 10-15। जी जी जी। वहाँ तो कोई प्रत्याशी कभी गए ही नहीं है, ठीक है ना। और जब प्रत्याशी कभी गए ही नहीं है तो उनको क्या मालूम होगा कि वो लोग किस परेशानी से जूझ रहे हैं। आदिवासी एरिया में हम लोग गए, उन लोगों ने कहा यहाँ तो कभी कोई प्रत्याशी नहीं आया। बहन जी आप कैसे भूल पड़ी? तो कहने का तात्पर्य ये है, क्या उनका विकास, उनकी समस्याएं सुनना आपके अंतर्गत नहीं आता है? वोट तो वो भी आपको डालते हैं ना। बिल्कुल। तो हमारे यही सब मेन मुद्दे रहेंगे, बुनकरों के लिए हम काम करेंगे। एक और चीज है, हाँ। आपने बताया मऊरानीपुर मिनी अयोध्या पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा होगा जी, और आपने इसका भी जिक्र किया कि मऊरानीपुर बहुत बड़ा क्षेत्र है। जी जी जी। ऐसे में समय समय पर मऊरानीपुर जिले की जो मांग है उठती रही है नगरवासियों की तरफ से, इस पर आपका क्या ख्याल है? इस पर आप कुछ काम करेंगे कि क्या है आपका मांग? देखिए, हम लोग ने पहले भी ये बात कही थी, आज फिर कह रहे हैं, मऊरानीपुर को जिला बनाने के लिए हम अपना पूरा पावर, पूरा दम लगा देंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और भैया स्वयं धरने पर बैठ जाएंगे। पूरा प्रयास करेंगे कि मऊरानीपुर जिला बने, और उसके बाद जिला बनने के बाद तो विकास जो है वो स्वयं होता ही जाएगा। टोडी फतेहपुर को हम लोग नगर पंचायत बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टोडी फतेहपुर एक बड़ा गांव है, बहुत ज़्यादा वहाँ की आबादी है, तो हम चाहेंगे कि वहाँ पर जो है नगर पंचायत बनाई जाए। और सकरार में जो है मेला ग्राउंड नहीं है, वहाँ रोड पर ही मेला लगता है, हादसे हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो इन सब से बचाने के लिए वहाँ पर ज़मीनें पड़ी हैं, बहुत ज़मीनें पड़ी हैं, लेकिन परेशानी वही आकर ख़त्म हो जाती है कि विकास के लिए किसी ने सोचा नहीं। तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ मेला ग्राउंड बनाए, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बनाए जाएँ जगह जगह। मैम एक चीज़ और, इतना सारा कुछ दिमाग में है आपके कि गांव-गांव की समस्याएं क्या है, उनको निपटाना, मुझे निराकरण कैसे करना है लोगों की समस्याओं का, ये तो बहुत ही आसान है। चुनाव में जी, आपका मेन कॉम्पिटिटर आप किसे मान रही हैं? कौन आपके मुकाबले है? क्या लगता है आपको? मेरा मेन कॉम्पिटिटर, मेरे स्वामी का तो कोई मेन कॉम्पिटिटर हो ही नहीं सकता है। आप उनका जनसंपर्क देख लीजिए, अब तो वो जनसंपर्क नहीं चल रहा है, शंकर जी की बारात चल रही है स्वयं। उनके साथ में इतना स्नेह है लोगों का, इतना प्यार है कि हर गांव से, पूरे 264 गांव से रोज़ फ़ोन आ रहे हैं, भैया हमारे यहाँ आइए, भाभी प्लीज़ आप हमारे यहाँ आइए, एक चक्कर ज़रूर लगाइए। तो उनका स्नेह देख देख के हमको ये लग रहा है, मतलब कहना चाहिए कि ये देख देख कर हमारी छाती खुशी से गदगद हो रही है कि मऊरानीपुर के वासी हमें इतना प्यार करते थे, हमने कभी सोचा नहीं था। और बनने के बाद तो वो क्या ही करेंगे।
ठीक है, तो कंपटीशन की तो बात ही ख़त्म हो गई। मैं नाम लेकर स्वयं बोलना चाहूँगी, डॉक्टर रश्मि आर्य जी चुनाव लड़ रही हैं, तिलक चंद जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, जन अधिकार पार्टी से भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उन लोगों से हमारा कोई आपसी द्वेष नहीं है, वो भी जो है नेता हैं, जनसेवक हैं और हम भी जनसेवक हैं, तो वो भी मेरी बहन जैसी है, भाइयों जैसे हैं। उनसे मेरा कोई द्वेष क्लेश नहीं है, उनसे हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। मेरी तो जनता से बस यही गुजारिश है कि सही प्रत्याशी चुनें जो आपकी बात सुने। एक और चर्चा चलती है, जगह जगह गांव से आवाज़ आती, भैया जब हम नहीं जीत पाए तो रोहित भैया को ही जिता देना। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या मान रही हैं इसको आप? देखिए, ये सुनने में तो कई बार हमको भी आया, कई गांव हम गए तो हमें बार बार ये सुनने को आया कि जिन लोगों ने एक हफ्ते में ही 2-2, 3-3 पार्टियां बदल डाली टिकट के लिए, यहाँ से वहाँ दर की ठोकरें खाई बेचारों ने, अब तो वो जाकर ये कहने लगे हैं कि भैया हमें नहीं जिताना है, हमें सहयोग नहीं करना है, तो बसपा प्रत्याशी को ही सहयोग कर देना, लेकिन तीसरी पार्टी को ना जिताना। कहने का तात्पर्य ये है कि जो तीसरी पार्टी है इतनी ज़बरदस्त भाई साहब गुंडागर्दी होती है ना कि मरने मारने की नौबत आ जाती है। आज भी आधे लोग तो जेल के अंदर से पर्चा भर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो यदि अपनी बहू बेटियों को सुरक्षित रखना है, मार पिटाई नहीं चाहिए आपको, तो प्लीज़ मेरा सभी से निवेदन है कि गुंडों बदमाशों को वोट आप ही लोग देते हैं और ये आप ही लोग कराते हैं। ये जनता के हाथ में है कि ऐसे अपना जो है विधायक चुनिए जो आपकी बात सुने, जो स्वच्छ छवि का हो, जिसके ऊपर कोई कोर्ट केस ना हो, कोई गुंडा बदमाशी जिसने कभी ना की हो। ऐसे व्यक्तित्व वाले हंसमुख इंसान को आप वोट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना कीमती समय दिया, क्योंकि यही मेहनत की वो है, आपको जगह जगह जनसंपर्क के लिए जाना पड़ता है, ऐसे में आपने बुंदेली वार्ता को समय दिया। मैं मऊरानीपुर वासियों से पर्सनली ये बात कहना चाहूँगी कि मऊरानीपुर जो है मुझे बहुत सुंदर लगा और सभी लोगों का मुझे बहुत स्नेह मिला, भैया को बहुत स्नेह मिला। भैया जैसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के सामने किसी का टिकना बहुत ही कहना चाहिए मुश्किल की बात है, क्योंकि मऊरानीपुर से लगातार इतना प्यार मिल रहा है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं नहीं कह पाई पूरे इंटरव्यू में, वो अब कहना चाहूँगी कि हम लोगों ने पहले से ही ये प्लान बनाया था, जब चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं थी कि जिस क्षेत्र से भी चुनाव लड़ेंगे। अब तो चूँकि मऊरानीपुर से ही लड़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं पूरे 5 साल लगातार 264 गांव में चौपाल लगती रहेंगी, लगातार चौपाल लगकर समस्याएं सुनी जाएंगी। चौपाल लगा दी जाएगी और चौपाल से एक दिन पहले सबको बता दिया जाएगा कि कल आपके गांव में चौपाल लगेगी। सारी की सारी समस्याएं जितनी हैं आपकी, आप सारी लिखवाइए उस दिन। पूरी समस्याओं का निदान करने के लिए, उनको सुलझाने के लिए हमारा हर सू प्रयास रहेगा। बहुत बहुत हम गायब नहीं होंगे जीतने के बाद और लोगों की तरह। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।